हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने यहाँ पे अभी तक के किए 2 अमेंडमेंट वीडियोस में जीएसटी के अमेंडमेंट्स किए। अब कस्टम्स के अमेंडमेंट हम यहाँ पे आगे करने वाले हैं। बहुत कम अमेंडमेंट्स है बेटा। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्यूटी वाले चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट है, यहाँ पे हम देखेंगे। इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन टाइप्स ऑफ ड्यूटी में यहाँ पे जो अमेंडमेंट है वो यहाँ पे लिया है। एंड एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कुछ माइनर अमेंडमेंट्स है, थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक बार कस्टम्स एंड एफटीपी के अमेंडमेंट का विद द अमेंडमेंट बुकलेट। ये अमेंडमेंट बुकलेट, रिवीजन नोट्स बेटा, क्वेश्चन बैंक, सारी चीजें फ्री डाउनलोड्स में अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट icaleak.com इन द फ्री डाउनलोड सेक्शन। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बेटा टाइप्स ऑफ ड्यूटी जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उससे रिलेटेड अमेंडमेंट पढ़ेंगे। टाइमिंग ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री जो फाइल करना है उसका टाइम लिमिट से रिलेटेड अमेंडमेंट है। पहले क्या था, बिल ऑफ एंट्री में भी प्रेजेंटेड एट एनी टाइम आफ्टर डिलीवरी ऑफ द इंपोर्ट मैनिफेस्ट रिपोर्ट बट विद इन नेक्स्ट डे ऑफ द अराइवल ऑफ द कन्वेंस एट द कस्टम। तो यहाँ पे जब भी कन्वेंस आता था उसके बाद नेक्स्ट डे तक के आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते थे, पहले ऐसे प्रोविजन था। अभी देखेंगे बिल ऑफ एंट्री, अमेंडेड प्रोविजन ही पढ़ेंगे अभी। बिल ऑफ एंट्री में भी प्रेजेंटेड बिफोर द end of the day including holidays preceding the day on which aircraft vessel vehicle carrying the goods arrives at the custom station at which such goods are cleared for home consumption or warehousing। तो अभी क्या हो गया, बिल ऑफ एंट्री को प्रेजेंट करना है कब तक, बिफोर द एंड ऑफ द डे preceding the day on which aircraft vehicle vessel carrying the goods arrives at the custom station। तो आपका अगर फॉर एग्जांपल 20 तारीख को आने वाला है यहाँ पे क्या, एयरक्राफ्ट वेसल व्हीकल जो भी आपका 20 तारीख को आने वाला है, तो आपको 19 तारीख तक के बेटा बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करना रहेगा इंक्लूडिंग हॉलीडेज। मतलब अगर 19 को यहाँ पे संडे रहा तो भी आपको 19 तक के प्रेजेंट करना रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या बात हुई है, यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री की टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं। और बिल ऑफ एंट्री आपको कब तक प्रेजेंट करनी है, बिफोर द एंड ऑफ द डे प्रीसीडिंग द डे ऑन विच एयरक्राफ्ट वेसल व्हीकल कैरिंग द goods arrives at the custom station at which goods are to be cleared for home consumption for warehousing। तो आपको एक दिन पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करना है, बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करना है। However, the board in such cases as it may deem fit prescribe different time limit for presentation of bill of entry which shall not be later than the date of the end of the day of such arrival। ठीक है, तो बोर्ड क्या कर सकती है, किसी केसेस में अगर बोर्ड को ऐसा लगता है तो वो कुछ डिफरेंट टाइम लिमिट्स भी दे सकती है प्रेजेंटेशन की, विच शैल नॉट बी लेटर देन द एंड ऑफ द डे ऑफ सच अराइवल। तो जिस दिन आने वाला है उस दिन तक के भी किसी किसी केसेस में अगर बोर्ड को लगता है तो बोर्ड एक्सटेंड कर सकती है। बट व्हाट इज द जनरल टाइम लिमिट, एक दिन पहले। Further, a bill of entry may be presented at any time not exceeding 30 days prior to the expected arrival of the aircraft vessel vehicle by which goods have been shipped for importation into India। कोई दिक्कत नहीं है, आप 30 दिन पहले भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फाइल कर सकते हो। आप चाहो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, 30 दिन पहले तक भी कर सकते हो। लास्ट डेट क्या है, एक दिन पहले। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जहां बोर्ड को लगेगा, यहाँ पे कुछ केसेस में जहां बोर्ड को लगेगा उस केस में क्या हो जाएगा भाई, उस दिन भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन भी कर सकते हैं। वो बोर्ड नोटिफाई करेगी। तो एक ये छोटा सा अमेंडमेंट है बेटा। यहाँ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री, अगर मैं आपको बताऊं आपकी कस्टम्स की बुक में चैप्टर नंबर 3 में आप आ जाओ, वहां पे दिया हुआ था ये टाइम ऑफ फाइलिंग, जो सेक्शन 46 था फाइलिंग ऑफ इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री, उसमें जो ये टाइम ऑफ फाइलिंग था बेटा, ये यहाँ पे अमेंडमेंट हो गया है अभी। व्हाट इज द अमेंडेड प्रोविजन, दिस इज द अमेंडेड प्रोविजन जो हमने पढ़ा, दिस इज द अमेंडेड प्रोविजन। ठीक है, ये पीडीएफ आपकी ड्राइव में आप देख सकते हो। ये पीडीएफ फुल अमेंडमेंट्स का है। मैक्सिमम 90% अमेंडमेंट्स हमने क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिए, 95%। ये जस्ट 5% कुछ अमेंडमेंट्स है जो हमारी क्लास में कवर नहीं हुए थे, वो मैंने आपको बोला था एडिशनल अमेंडमेंट्स करके हम डिस्कस करेंगे, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी यहाँ पे बेटा दिसंबर के बाद ये जो क्लासेस ली है उनके इसमें बाकी सारे अमेंडमेंट्स कवर्ड है, खाली ये वाला पोर्शन कवर्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अमेंडमेंट्स इन काउंटरवेलिंग ड्यूटी। बेटा यहाँ काउंटरवेलिंग ड्यूटी में कुछ अमेंडमेंट्स है वो पढ़ेंगे। आपको याद है काउंटरवेलिंग ड्यूटी हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज हम जब पढ़ रहे थे तब। तो अब इसको एक बार एग्जांपल से समझेंगे। इंडिया में फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट एक्स। तो ये जो भी एक्सपोर्टर 1 2 3 यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या बोला, अच्छा इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या प्राइस है, 10,000 रुपए का प्राइस है। अच्छा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, आपको सब्सिडी दे देंगे। हम आपको कितनी, 3,000 रुपए की सब्सिडी दे देंगे। तो इंडिया में क्या हो जाएगा, 7,000 रुपए में लैंड हो जाएगा आपका प्रोडक्ट।
ठीक है, इंडियन मार्केट कैप्चर हो जाएगा अपना। ये आप भले 10,000 का प्रोडक्ट है, हम आपको यहाँ पे 3,000 रुपए की सब्सिडी देते हैं ताकि इंडिया में हम क्या कर सके, यहाँ पे इंडिया में 7,000 में ये प्रोडक्ट पहुंच पाएगा। ठीक है, अपन यहाँ पे ये मार्केट टैप कर पाएंगे। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को पता चली ये बात, अच्छा ऐसा हो रहा है भाई, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोली, नहीं नहीं हम लगाएंगे सीवीडी। इंडिया यहाँ पे क्या बोली, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे। काउंटर वेलिंग ड्यूटी हम कितनी लगाएंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोली कि भाई जितनी सब्सिडी दी है उतनी लगा दो, 3,000 रुपए लगा दी, तो ये 10,000 का ही हो जाएगा, प्रोडक्ट 10,000 का ही हो जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक ड्यूटी लगा दी जिसका नाम रहा सीवीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को पता चला, अच्छा ऐसा किया आपने, तो अभी हम क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम एडिशनल सब्सिडी देंगे, हम हमारे यहाँ वाले को एडिशनल सब्सिडी देंगे। हमने क्या करना है, हम ये ड्यूटी के हम 3,000 रुपए की और एडिशनल सब्सिडी देंगे। भाई तू 4,000 में लेके जाइए गुड्स को, यहाँ से वो सीवीडी लगा रहे हैं ना, उनको लगाने दे। तू क्या कर, यहाँ से लेकर के जा, कितने में लेके जा, मैं और सब्सिडी दे रहा हूँ 3,000 रुपए की, तो तेरी यहाँ पे लैंडेड कॉस्ट 4,000 रुपए की हो जाएगी। अब इंडियन गवर्नमेंट को पता चला कि अरे ये क्या है, इन्होंने फिर से और सब्सिडी दे दी। क्यों सब्सिडी दे दी, ताकि ये हमारी जो ड्यूटी है उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि अच्छा अगर ऐसा है तो आप अपनी सीवीडी को रिवाइज कर सकते हो और आप और भी ज्यादा सीवीडी लगा सकते हो। तो इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर दिया कि भाई वो पहले कितनी सीवीडी लगा रहे थे, 3,000, अब और कितनी लगा सकते हो, आपने जितनी भी यहाँ पे उन्होंने सब्सिडी दी और आपने लगा ली, तो आप 6,000 की 3,000 की तो आप पहले ही दे रहे थे, आपने और 3,000 की क्या कर दी, यहाँ पे एडिशनल सीवीडी लगा सकते हो। तो फिर अगेन लैंडेड कॉस्ट 10,000 हो जाएगी, तो ये यहाँ पे ज्यादा और सीवीडी, रिवाइज सीवीडी लगाने का यहाँ पे पावर दिया गया है। क्यों, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए। देखो पढ़ेंगे, where the central government in such inquiry as it considers necessaries of the opinion that absorption of countervailing duty has taken place। यहाँ गवर्नमेंट को क्या पता चला कि भाई ये जो हमने ये वाली देखो 3,000 की ड्यूटी लगाई थी, इसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए इन्होंने और एडिशनल सब्सिडी दे दी। ये क्या बात हुई, क्या हो गया, यहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी हो गया। हमारी ड्यूटी को एब्जॉर्ब करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया भाई, और सब्सिडी दे दी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पता चला, सेंट्रल गवर्नमेंट इन सच इंक्वायरी एज इट कंसिडर्स नेसेसरीज ऑफ द ओपिनियन दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी हैज टेकन प्लेस वेयर द काउंटरवेलिंग ड्यूटी सो इम्पोजेस एंडेड इन इफेक्ट। अब भाई एब्जॉर्प्शन कर लिया तो हमने जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाया उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला, इन लोगों ने तो और एडिशनल सब्सिडी दे दी, तो उस केस में इट में मॉडिफाई सच ड्यूटी टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ सच एब्जॉर्प्शन। तो वो जो एब्जॉर्प्शन है उसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए क्या कर सकती है, वो ड्यूटी मॉडिफाई कर सकती है और लगा सकती है यहाँ पे ड्यूटी फ्रॉम सच डेट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी। बट कौन सी डेट से बेटा, जिस दिन से इंक्वायरी शुरू की तब से, उसके पहले नहीं जाओगे। जिस दिन से इंक्वायरी गवर्नमेंट ने शुरू करी उस दिन से वो लगा सकती है। As may be specified by the government by notification in the official gazette। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पता चला था, सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटा यहाँ पे ये पता चला था कि भाई ये जो मैंने सीवीडी लगाई थी 3,000 रुपए की, मैंने जो सीवीडी लगाई थी इसको एब्जॉर्ब करने के लिए इन लोगों ने और यहाँ पे सब्सिडी दे दी। तो गवर्नमेंट ने क्या पावर दिया कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, आपकी सीवीडी मॉडिफाई कर सकते हो और सीवीडी आप, बट कौन सी डेट से, यहाँ पे इंक्वायरी की डेट से आप कर सकते हो, उसके पहले नहीं जा सकते। इंक्वायरी की डेट तक के जा सकते हो, उसके पहले नहीं जा सकते। तो आप क्या कर सकते हो, आप मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी सेड टू हैव टेकन प्लेस। एब्जॉर्प्शन किसको बोलेंगे यहाँ पे, if there is a decrease in export price of an article without any commensurate change in resale price in India of such article imported from the exporting country or territory। तो क्या हुआ आपका, ये देखो डिक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइस हो गया, ये क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइस हो रहा है विदाउट व्हाट, यहाँ पे बेटा विदाउट एनी कमेंसरेट चेंज इन रीसेल प्राइस इन इंडिया ऑफ सच आर्टिकल। कोई रीसेल प्राइस चेंज नहीं हुआ था यहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे डिक्रीज किया एक्सपोर्ट प्राइस उन्होंने। क्यों किया, इन्होंने एब्जॉर्ब करने के लिए, यहाँ पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी एब्जॉर्ब करने के लिए। और अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एज में बी नोटिफाइड, तो उस केस में क्या हो सकता है, यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ये एक पावर दिया, ये एक इंसर्ट किया एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी का बेटा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 9 सबसेक्शन 2 है, यहाँ नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी। यहाँ पे ये भी एडिशनल यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इंसर्ट किया है 9(2)(a) क्या बोला, काउंटरवेलिंग ड्यूटी शैल नॉट अप्लाई टू
आर्टिकल इंपोर्टेड बाय 100% EOU और यूनिट इन SEZ, तो 100% EOU या यूनिट्स इन SEZ है बेटा। अगर वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर वो लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं तो काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी उनको नहीं लगेगी, उनको नहीं लगेगी। किस किस को? दो लोगों को 100% EOU की बात कर रही हूँ मैं, SEZ की बात कर रही हूँ, उन्हें काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी अप्लाई नहीं होगी, उन्हें काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी अप्लाई नहीं होगी अनलेस it is specifically made applicable in such notification or to such undertaking or unit। या तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन में लिखा है कि नहीं 100% EOU को SEZ को अप्लाई होगी तो फिर होगी, तो स्पेसिफिकली उनको एप्लीकेबल किया है तो होगी। और such article is either cleared as such into DTA or used in manufacture of any goods that are cleared into DTA, in which case countervailing duty shall be imposed on that portion of article so cleared or used as it was applicable when it was imported into India। So for example आप यहाँ पे 100 यूनिट्स SEZ ने इंपोर्ट किए हैं, पता चला कि भाई इसमें से तो यहाँ से सीधे सीधे 50 यूनिट्स क्या कर रहा है वो एज सच DTA में क्लियर कर रहा है, तो फिर ये जो यूनिट्स क्लियर यहाँ पे जितना क्लियर कर रहा है वो उस पर प्रोपोर्शनेटली क्या हो जाएगी, काउंटरवैल्यूइंग ड्यूटी लग जाएगी। तो ये 50 यूनिट पे क्या हो जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। या पता चला कि भाई यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कुछ इंपोर्ट किए यहाँ पे 200 यूनिट्स, हमें पता चला कि भाई इसमें से जो 50 यूनिट है वो यूज करने वाला है उस प्रोडक्ट में जो DTA में क्लियर होने वाला है, तो ये 50 यूनिट पे लग जाएगी काउंटरवैल्यूइंग ड्यूटी, दैट्स इट। तो SEZ को और यहाँ पे 100% EOU को जनरली काउंटरवैल्यूइंग ड्यूटी नहीं लगती अनलेस स्पेसिफिकली उनको एप्लीकेबल किया है या उन्होंने जो यहाँ पे इंपोर्ट किया है वो एज सच DTA में क्लियर कर रहे हैं या उसको यूज करने वाले प्रोडक्शन में जो गुड्स वो DTA में क्लियर करने वाले, तो काउंटरवैल्यूइंग ड्यूटी लग जाएगी, तो काउंटरवैल्यूइंग ड्यूटी लग जाएगी। तो बेटा ये एक इंसर्ट किया। एंड थर्ड चीज क्या इंसर्ट हुई है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 6 बेटा, रिवोकेशन ऑफ CVD बिफोर द स्पेसिफाइड पीरियड। सो हाउएवर इफ द ड्यूटी सेट ड्यूटी इज रिवोक्ड टेम्पररली द पीरियड ऑफ सच रिवोकेशन शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर एट अ टाइम। तो क्या बोला गया कि भाई अगर ये CVD को क्या पहले लगाया उसके बाद क्या कर दिया, रिवोक कर दिया फॉर एग्जांपल, तो अगर टेम्पररी रिवोक किया गया ड्यूटी को तो वो पीरियड ऑफ रिवोकेशन कितना होना चाहिए, इट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर एट अ टाइम, इट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर एट अ टाइम। तो बेटा ये तीन ही अमेंडमेंट्स है किसमें, काउंटरवैल्यूइंग ड्यूटी में, जो हमने यहाँ पे अभी देखा। एक तो एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड अमेंडमेंट आया है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ड्यूटी टू 100% EOU एंड SEZ और उसके दो एक्सेप्शन थे वो हमने देखा। एंड देन रिवोकेशन ऑफ CVD बिफोर द स्पेसिफाइड पीरियड, रिवोकेशन का अमेंडमेंट आया। सिमिलर अमेंडमेंट्स बेटा एंटी डंपिंग ड्यूटी में आए, ठीक है। अमेंडमेंट्स इन एंटी डंपिंग ड्यूटी खाली वो CVD से रिलेटेड थे, यहाँ जो अमेंडमेंट्स है वो किससे रिलेटेड है, एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड है। सिमिलरली एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, then non-applicability of anti-dumping duty to 100% EOU SEZ and then revocation of anti-dumping duty before the specified period। तो ये भी सेम चीज ही आप एक बार रीड कर लोगे, सेम जो वहां काउंटरवैल्यूइंग ड्यूटी के लिए था वही यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए है, ठीक है। तो ये आपने एक बार रीड कर लेना है, या चलो 1 मिनट में हम ही कर लेते हैं। जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी इंक्वायरी पे क्या लगा कि एब्जॉर्प्शन हुआ है एंटी डंपिंग ड्यूटी का और एंटी डंपिंग ड्यूटी इनइफेक्टिव हो गई है, तो वो क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। सो काउंटर द इफेक्ट ऑफ सच एब्जॉर्प्शन नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी, जैसा हमने पढ़ा, ठीक है। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब डिक्रीज हुआ एक्सपोर्ट प्राइस में विदाउट एनी कमेंसरेट चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन or under such circumstances as may be provided, and it shall not apply to what 100% EOU SEZ को अप्लाई नहीं होगा unless specifically made applicable है, या वो जो आर्टिकल इंपोर्ट कर रहे हैं वो एज सच DTA में क्लियर कर रहे हैं या उसको यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट में जो DTA में क्लियर होने वाला है, तो उस केस में प्रोपोर्शनेटली क्या हो जाएगी, ड्यूटी लग जाएगी यहाँ पे। और अगर ये ड्यूटी को टेम्पररी रिवोक किया है तो उस पीरियड ऑफ रिवोकेशन शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर एट अ टाइम। सो सिमिलर अमेंडमेंट्स आए हैं किसमें, एंटी डंपिंग ड्यूटी में, काउंटरवैल्यूइंग ड्यूटी में, ठीक है। तो वो आप एक बार पढ़ लो। एंड देन लास्ट एक सेस इंट्रोड्यूस हुआ है बेटा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स। सो an agriculture infrastructure and development cess has been levied on import of specified goods at a notified rate। सारे गुड्स पे है क्या, नहीं, स्पेसिफाइड गुड्स पे है, नोटिफाइड रेट पे रहेगा। क्या है, AIDC एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस है। इंपोर्ट ऑफ किस पे है, सारे गुड्स पे नहीं, स्पेसिफाइड गुड्स पे, किस रेट पे, नोटिफाइड रेट पे। ये सेस का क्या यूज रहेगा, द सेस इज यूज टू फाइनेंस द इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के और डेवलपमेंट एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसका पैसा यूज किया जाएगा।
इट शैल बी चार्ज ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। तो जिन गुड्स पे भी लगेगा उनका जो वैल्यूएशन रहेगा वो कैसे होगा, वो वैसे ही होगा जैसे सेक्शन 14 में हमने वैल्यूएशन किया था, वैसे ही वैल्यूएशन होगा। इट इज इन एडिशन टू एनी अदर ड्यूटी ऑफ कस्टम चार्जेबल ऑन सच गुड्स। तो जो बाकी ड्यूटीज लगनी है बेटा वो तो लगनी है, ये क्या रहेगा, ये एडिशनल रहेगा। The provisions of Customs Act and the rules regulation made thereunder, including those relating to assessment, non-levy, short levy, refund, exemption, interest, offence, penalty, जो भी सारे provisions Customs Act के हैं, will apply, shall apply in relation to levy and collection of AIDC on as they apply in relation to levy and collection of duties of custom on such goods under the act or rules made regulations made thereunder। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, बाकी के ये जो रूल्स रेगुलेशन है जो भी यहाँ पे है इन सब से रिलेटेड, असेसमेंट, नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी एंड ऑल दैट, तो ये सारे जैसे कि बाकी ड्यूटीज से यहाँ पे अप्लाई होते हैं वैसे ही इस पे AIDC पे भी अप्लाई होंगे। तो ये एक नया सेस इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो कस्टम्स में बेटा यही अमेंडमेंट है, यहाँ पे छोटे छोटे से 2-3 अमेंडमेंट्स थे, हमने देखे काउंटर वेलिंग ड्यूटी पे था, एंटी डंपिंग ड्यूटी पे था, फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री के टाइम लिमिट्स चेंज किए और यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो ये एक आपने पढ़ लेना है, ठीक है। आगे आएंगे एंड FTP के बाकी अमेंडमेंट्स तो हमने क्लास में किए हैं, जैसे कि FTP का जो एक्सटेंशन हो गया है वो 31/3/2022 तक हो गया है। एंड देन अगेन IGST और GST कंपनसेशन सेस जो क्या हुआ था बेटा, यहाँ पे ये भी इसका एग्जेम्पशन भी एक्सटेंड कर दिया इन केस ऑफ इंपोर्ट अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड अंडर EPCG स्कीम एंड गुड्स इंपोर्टेड बाय EOU HTP, इन तीनों भी केसेस में 31/3/2022 तक ये एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। देन ये भी हमने क्लास में पढ़ लिया था। अब एक स्कीम थी बेटा RODTEP, ठीक है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ये हमने क्लास में भी पढ़ी थी, बट ठीक है इसमें थोड़ा सा और एडिशनल चीजें जो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है वो हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो ये स्कीम जो है, ये स्कीम क्या है पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपोर्टर है, वो क्या करना चाहता है, अपने गुड्स यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है। सारे एक्सपोर्ट गुड्स के लिए अप्लाई होता है नहीं, गवर्नमेंट बताएगी। गवर्नमेंट यहाँ जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहती है, कोई स्पेसिफाइड गुड्स होंगे, नोटिफाइड गुड्स रहेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट बताएगी ये स्कीम अप्लाई होगी। तो यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे गुड्स क्या किए, एक्सपोर्ट किए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको कुछ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स देगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 10 लाख के गुड्स एक्सपोर्ट किए, 10 लाख के गुड्स एक्सपोर्ट किए, तो उस पे गवर्नमेंट ने आपको दी कि भाई 40,000 किया, अच्छा आपने 10 लाख का एक्सपोर्ट किया, अनियंस है, स्पाइसेस है, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहती है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, अच्छा आपने इतना एक्सपोर्ट किया, तो हम क्या करते हैं, आपको हम 40,000 की क्रेडिट स्क्रिप्ट्स देते हैं। ये 40,000 की क्रेडिट स्क्रिप्ट्स क्या हो जाएगी, आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। कस्टम्स का जो आपका अकाउंट है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, आइस गेट में जो है, वहां पे आपके 40,000 की स्क्रिप्ट्स आ जाएगी। ये 40,000 की स्क्रिप्ट्स का आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट ने बोला बाद में यूज कर लेना, आप बाद में बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करनी रही फॉर एग्जांपल आपको, उसमें यूज कर लेना। आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आपने इंपोर्ट किया, आपकी इंपोर्ट ड्यूटी BCD फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आई, तो आप ये 40,000 इसमें यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक्सपोर्ट किया ना, जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था, जिसको इस स्कीम का बेनिफिट मिला था, तो हमने आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स दी, आपने वो 40,000 की स्क्रिप्ट्स जो है आप यूज कर सकते हो बाद में इंपोर्ट में आपकी BCD के अगेंस्ट। तो यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर लिया, तो आपने ये 40,000 की स्क्रिप्ट्स यूज कर ली, तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ 60,000 की ड्यूटी यहाँ पे करना पड़ा। तो ये 40,000 का इंश्योर्ड क्या मिला, आपको बेनिफिट मिला। बट आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो एक्सपोर्टर ही हूँ, मैं इंपोर्ट कुछ नहीं करता, तो मैं ये 40,000 का क्या करूंगा, तो गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं, इट इज ट्रांसफरेबल। आप किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हो, कोई इंपोर्टर होगा उसको ट्रांसफर कर दो। अब आप पूछोगे मैम वो इंपोर्टर क्यों खरीदेगा, भाई डिस्काउंट में दे दोगे, आपने समझ लो 3% डिस्काउंट में दे दिया, तो वो खरीद लेगा आपसे ये स्क्रिप्ट्स, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या है, RODTEP स्कीम में आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कुछ क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिलती है, समझेंगे, एक बार पढ़ेंगे डिटेल में। With effect from 1/1/21, government has introduced a new scheme, remission of duties and taxes on export products for eligible export of goods। सारे गुड्स के लिए क्या नहीं, कुछ कुछ गुड्स के लिए गवर्नमेंट ने बताया कुछ एलिजिबल एक्सपोर्ट गुड्स हैं, ठीक है। The RODTEP scheme is based on globally accepted principle that taxes and duties should not be exported. Taxes and levies borne on exported products should either be exempted or remitted to exporter. This is a globally accepted principle. What? कि भाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गुड्स एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट ने बोले आप गुड्स एक्सपोर्ट करिए, टैक्स और ड्यूटी एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। दिस इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल।
जो भी टैक्सेस या लेवीज यहाँ पे बॉर्न किया एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ने, वो क्या होना चाहिए, या तो एग्जेम्प्ट होनी चाहिए या रेमिट होनी चाहिए। दिस इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। ये स्कीम क्या बोलती है? दिस स्कीम प्रोवाइड्स फॉर रेमिशन ऑफ अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप। रेमिशन देती है स्कीम, क्या नाम है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये क्या देती है आपको? रेमिशन देती है। किस फॉर्म में? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिलती है आपको, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिलती है। कहां क्रेडिट होती है? इट इज क्रेडिटेड इन एक्सपोर्टर्स लेजर अकाउंट विद कस्टम। कस्टम के साथ जो आपका लेजर अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाती है ये स्क्रिप्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? टू रिफंड करेंटली अनरिफंडेड, ये रिफंड करना चाहते हैं जो अभी तक रिफंड नहीं हो रही है, ड्यूटीज टैक्सेस लेवीज जो अभी तक रिफंड नहीं हो रही। क्या? ड्यूटीज टैक्सेस लेवीज एट सेंट्रल स्टेट लोकल बॉर्न ऑन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट मैं एक्सपोर्ट कर रही हूं उस प्रोडक्ट ने जो भी ड्यूटी बियर करी, जो भी टैक्सेस बियर करे, जो भी लेवीज बियर करी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने लगाई हो, चाहे वो लोकल लेवी हो, उसको क्या करना चाहती है? वो रिफंड करना चाहती है, इंक्लूडिंग प्रायर स्टेज क्यूमुलेटिव इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। इसमें क्या इंक्लूडिंग है? प्रायर स्टेज क्यूमुलेटिव इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। कोई प्रायर स्टेज में कुछ क्यूमुलेटिव टैक्सेस हैं तो वो भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। प्रायर स्टेज क्यूमुलेटिव इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो भी यूज किए होंगे यहाँ पे प्रोडक्शन में, जो यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हो आप प्रोडक्ट, उसमें कुछ और भी यहाँ पे ड्यूटीज लगी होगी तो उसको भी यहाँ पे क्या ये लोग क्या करना चाहते हैं? रिफंड करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है इनका। Such indirect tax duties, taxes, levies in respect of distribution of export product, जो भी यहाँ पे taxes, duties लगी in distribution of export product, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिफंड करना चाहते हैं। जो भी ड्यूटीज टैक्सेस लेवीज है, जो प्रोडक्ट यहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है उसने बियर करी है तो उसको ये लोग रिफंड करना चाहते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ द स्कीम देखेंगे। इट सीक्स टू रिफंड टू एक्सपोर्टर एम्बेडेड सेंट्रल स्टेट लोकल ड्यूटीज एंड टैक्सेस दैट वर नॉट सो फार बीइंग रिबेटेड रिफंडेड। रिफंड करना चाहते हैं एक्सपोर्टर को वो ड्यूटीज जो अभी तक के रिफंड नहीं हो रही है। ड्यूटी क्रेडिट इज इशूड इन ल्यू ऑफ remission of any duty, tax, levy chargeable on any material used in manufacture, processing of goods, or for carrying out any operation of such goods in India that are exported where such duty is not exempted, remitted, credited under any other scheme। तो भाई कोई भी यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं? रेमिशन करना चाहते हैं ये ड्यूटीज वगैरह का, जो भी वो मटेरियल है जो यूज हुआ है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में, ठीक है। और अभी तक के और कोई स्कीम के अंदर आपने बेनिफिट नहीं लिया है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे आओगे। ड्यूटी क्रेडिट इज इशूड अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स अंडर एफटीपी। सारे गुड्स के लिए नहीं, नोटिफाइड गुड्स के लिए। गवर्नमेंट बताएगा कौन कौन से गुड्स के लिए, गवर्नमेंट बताएगा कौन कौन से गुड्स के लिए। द वैल्यू ऑफ सेट गुड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी क्रेडिट। वैल्यू क्या लेंगे भाई? गुड्स की कुछ वैल्यू रहेगी भाई, गुड्स का जो आप वैल्यू पे एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके कुछ परसेंटेज ऑफ वैल्यू रह सकता है, ठीक है, वो देखेंगे अभी। वैल्यू क्या लेंगे? वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी क्रेडिट इज अलाउड अंडर द स्कीम शैल बी डिक्लेयर्ड एक्सपोर्ट एफओबी वैल्यू। भाई जो भी आपकी एफओबी वैल्यू है वो, और 1.5 टाइम्स ऑफ मार्केट प्राइस, जो अभी मार्केट प्राइस है उसका 1.5 टाइम्स, विच एवर इज लेस उस बेसिस पे आपकी ड्यूटी क्रेडिट कैलकुलेट की जाएगी। एक्सपोर्ट वैल्यू जो भी है आपकी, एक्सपोर्ट एफओबी वैल्यू और 1.5%, 1.5 टाइम ऑफ द मार्केट वैल्यू, नॉट परसेंट, 1.5 टाइम्स ऑफ द मार्केट वैल्यू। The refund is in the form of duty credit which would be credited in electronic credit ledger in the custom automated account of exporter। रिफंड कैसे किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा कहाँ? आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेफिनेटली यहाँ पे रिफंड क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। Such duty credit shall be used only to pay basic custom duty on imported goods as I have told you। ये क्रेडिट जो आपकी स्क्रिप्ट्स मिली 40,000 की हमारे एग्जाम्पल में, वो आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हो? जब आप गुड्स इंपोर्ट करोगे उसके लिए यूज कर सकते हो, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए। The duty credit script are freely transferable, that is credit can be transferred to other importers। आपको काम नहीं है, आप खाली एक्सपोर्टर हो तो आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। कोई आपसे क्यों लेगा? आपको डिस्काउंट पे देना पड़ेगा तो कोई ले लेगा। आपके पास 10 लाख की क्रेडिट स्क्रिप्ट्स पड़ी, आपने 1% डिस्काउंट पे भी दिया, अगले को बहुत फायदा है, अगला ले लेगा। The rebate under this scheme shall not be available in respect of duties and taxes already exempted or remitted or credited। obviously इस स्कीम का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप कोई और स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं ले रहे हो, एग्जेम्पशन का, रेमिशन का, यहाँ पे कुछ क्रेडिट नहीं हो रहा है तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। Eligibility for the scheme, all exporters of eligible RODTEP export items are eligible for the scheme। कौन मिलेगा? जो भी एक्सपोर्टर है, सारे एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। जो भी एक्सपोर्ट आइटम्स है, जो एलिजिबल RODTEP आइटम्स है, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट बताएगी, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे ये स्कीम है। रिवॉर्ड अंडर द स्कीम,
रिबेट वुड बी ग्रांटेड टू एलिजिबल एक्सपोर्टर्स, किसको मिलेगा रिबेट भाई? एलिजिबल एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। नोटिफाइड रेट पे मिलेगा, एज अ परसेंटेज ऑफ एफओबी वैल्यू मिलेगा, विद अ वैल्यू कैप पर यूनिट ऑफ एलिजिबल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, वो परसेंटेज कितना है, 1%, 2%, वो सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्या है आपको समझना है, किसको मिलेगा? एलिजिबल एक्सपोर्टर को मिलेगा, नोटिफाइड रेट पे मिलेगा, परसेंटेज ऑफ एफओबी वैल्यू पे मिलेगा, विद अ वैल्यू कैप पर यूनिट ऑफ एलिजिबल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट वेर एवर रिक्वायर्ड। किसी किसी में वैल्यू कैप भी लगा सकते हैं वो कि भाई इतना ही वैल्यू कैप रहेगा ऑन एक्सपोर्ट ऑफ आइटम्स। However, for certain export items, a fixed quantum of rebate amount per unit may also be notified. किसी किसी प्रोडक्ट में गवर्नमेंट बता सकती है भाई 1 रुपीज पर यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल है। रिबेट वुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ रिपोर्ट। जब आपको रिबेट मिल रहा है वो इस पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि भाई एक्सपोर्ट प्रोसीड कब रियलाइजेशन होगी, परंतु एक्सपोर्ट प्रोसीड विद इन द टाइम ऑफ फेमा आ जानी चाहिए। However, rebate will be deemed never to have been allowed in case of non receipt of sale proceed within the time allowed under FEMA। मतलब कि रिबेट मान लिया जाएगा कि आपको कभी अलाउ नहीं है, अगर आपको पैसा नहीं आता है जितना टाइम फेमा में दिया गया है तब तक पैसा नहीं आता है। सो रिबेट किस पे डिपेंडेंट? वैसे तो डिपेंडेंट नहीं है, किस चीज पे? रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड पे, प्रोवाइडेड क्या भाई फेमा में जो टाइम लिमिट है तब तक आ जाना चाहिए, तब तक नहीं आया तो मान लिया जाएगा कि रिबेट दिया ही नहीं गया था, रिबेट दिया ही नहीं गया था। Ineligible supply items category under RODTEP scheme. Following shall not be taken into account for calculation of entitlement under the scheme। ये सबको नहीं लेना है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, ये बस आपको एक बार रीड कर लेना है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्ट। क्या बात बोल रहा है? फॉलोइंग शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंटाइटलमेंट अंडर दिस स्कीम। इन सारे एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एंटाइटलमेंट में नहीं लेंगे। जैसे कि आपने क्या किया, कोई गुड्स इंपोर्ट किए, उसी को वैसे का वैसे एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन सेम और सब्सटेंशियली सेम फॉर्म, इंपोर्ट किया था उसी को एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसको इसमें नहीं लिया जाएगा एंटाइटलमेंट के लिए। एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट मतलब क्या हुआ कि भाई कहीं जैसे कि फॉर एग्जांपल दुबई से कुछ गुड्स आ रहे थे, वो यहाँ पे सिर्फ क्या हुए, ट्रांसशिप हुए, इंडिया से श्रीलंका चले गए, तो उस केस में भी नहीं रहेगा वो। एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट मीनिंग देयर बाय एक्सपोर्ट्स दैट आर ओरिजिनेटिंग इन थर्ड कंट्री बट ट्रांसशिप थ्रू इंडिया, खाली इंडिया से ट्रांसशिप हुआ। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विच आर सब्जेक्ट टू, जिसमें मिनिमम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, यहाँ पे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगता है, उसमें भी ये नहीं रहेगा, एंटाइटलमेंट में नहीं लेना है। प्रोडक्ट विच आर रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स पे नहीं रहेगा। जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या हुआ है, मैन्युफैक्चर बाय डीटीए यूनिट्स टू एसईजेड, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन ईएचटीपी बीटीपी को नहीं रहेगा। गुड्स विच हैव बीन टेकन इनटू यूज आफ्टर मैन्युफैक्चर, यूज्ड गुड्स को नहीं रहेगा। Exports for which electronic documentation in IceGate EDI has not been generated, जिनका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन जनरेट नहीं हुआ, बेटा ये रीड करना है बस एक बार। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्टेड अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ दिस नोटिफिकेशन, डीम्ड एक्सपोर्ट्स के केस में इन सबको नहीं लेना आपको एंटाइटलमेंट में। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड पार्टली और होली वेयर हाउस में यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुए जो प्रोडक्ट, उन्हें नहीं लेना है। गुड्स फॉर विच क्लेम ऑफ ड्यूटी क्रेडिट इज नॉट फाइल्ड, जिसके लिए आपने ड्यूटी क्रेडिट क्लेम नहीं फाइल किया गया है ना शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, उसको नहीं लेना है। ये जो दो आइटम है नीचे वाले, इंक्लूजन ऑफ एक्सपोर्ट्स मेड अंडर दिस कैटेगरी विल बी डिसाइडेड लेटर, अभी इनको नहीं डिसाइड किया गया, इन्हें लेटर डिसाइड किया जाएगा। क्या? प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्ट इन अ discharge of EO against this that is advance authorization DFIA special issued under duty exemption scheme of relevant FTP or and product manufactured exported by a unit licensed as 100% EU in terms of provisions of FTP or by units of FTP this SEZ and all। इन केस में क्या बोला है, इंक्लूजन ऑफ एक्सपोर्ट मेड अंडर दिस कैटेगरी इन द स्कीम विल बी डिसाइडेड लेटर। तो इन एक्सपोर्ट्स को आरओडीटीपी स्कीम में लेना है कि नहीं वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, ये दो कैटेगरी। बाकी सबको क्या करना है, इनको कैलकुलेशन ऑफ एंटाइटलमेंट में नहीं लेना है। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या याद रखना है बेटा, इस स्कीम में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलती है। सिंपल सिंपल पॉइंट्स याद रखने, एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं। इस स्कीम में क्या होता है, आपका रेमिशन हो रहा है, क्या है, इस स्कीम का नाम ही है, स्कीम का नाम ही है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो रेमिशन हो रहा है। ठीक है, रेमिशन किस फॉर्म में हो रहा है, आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिल रही है। कहां पे आ रही है ये, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ रही है, जिसको आप किस में यूज कर सकते हो, लेटर ऑन इंपोर्ट पे यूज कर सकते हो आपके बीसीडी पे करने के लिए। एंड दिस इज ट्रांसफरेबल ऑल्सो, दिस इज ट्रांसफरेबल ऑल्सो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाली स्कीम है। ये आपकी वैल्यू क्या लेना है आपको, जो भी एफओबी वैल्यू है वो लोगे, या 1.5 टाइम्स विच एवर इज लेस, वो क्या रहेगी आपकी वैल्यू रहेगी, वो क्या रहेगी आपकी
वैल्यू रहेगी, ये हमने पढ़ा स्कीम में। एंड रिवॉर्ड कैसे मिलेगा आपको, किसको मिलेगा, एलिजिबल एक्सपोर्टर्स को मिलेगा, नोटिफाइड रेट पे मिलेगा, परसेंटेज ऑफ एफओबी वैल्यू के हिसाब से मिलता है। विद अ वैल्यू कैप पर यूनिट ऑफ एलिजिबल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, कई कई जगहों पे वैल्यू कैप पर यूनिट भी रहेगी। हाउएवर कुछ सर्टेन आइटम्स के लिए फिक्स क्वांटम ऑफ रिबेट भी नोटिफाई किया जा सकता है। तो जो भी ड्यूटीज है, यहाँ पे जो भी ड्यूटीज है, टैक्सेस है, लेवीज है, जो सेंट्रल स्टेट लोकल लेवी पे लग रहे हैं और जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ने बियर किए हैं, ये क्या चाहते हैं, उन सबका रिफंड करना जो कि अभी नहीं मिल रहा है और कोई स्कीम में नहीं मिल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये स्कीम का, कि वो सारे ये रिफंड्स करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये एक स्कीम है आरओडी टीईपी स्कीम, ये हमने इतना आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है वो भी हमने पढ़ा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट होते हैं बेटा। एंड आई होप आपने अभी हमने जैसे पूरा डिस्कशन किया, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 आपका बिल्कुल पढ़ के हो गया होगा। हमने सारा कुछ डिटेल में डिस्कशन किया, हमने सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस किए। एडिशनल क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, वो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेने हैं, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज नहीं दी है, टाइम निकालो, खुद बैठ के 2 टेस्ट सीरीज, यहाँ पे कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। एंड इन द लास्ट व्हाट आई से, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। जस्ट नाउ बी कॉन्फिडेंट, बी मोटिवेटेड, सक्सेस इज डेफिनेटली 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 गोइंग टू बी योर्स। हमने बहुत पढ़ाई करी है, अब कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। हमने बहुत अच्छे से, जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला है, बार बार बोला है, पेपर प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शंस कोड करना वेरी इंपॉर्टेंट, केस स्टडी के आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे लीगल प्रोविजंस, देन यहाँ पे आपका डिस्कशन एनालिसिस कंक्लूजन। ठीक है, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने का टाइम रहा तो दैट इज ओके, अदरवाइज नॉट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी नहीं भूलना है, कैलकुलेशन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। बियर एक्ट की लैंग्वेज लिखने की कोशिश करो, बिल्कुल बढ़िया लैंग्वेज, आपको लॉ की जो लैंग्वेज है वो लिखने की कोशिश करना है एग्जाम में, दैट क्रिएट्स द बेस्ट इंप्रेशन योर पेपर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कई आते हैं, लक रहा तो आपने अंडरलाइन करने हैं, सेक्शन के नंबर्स लिखने हैं, अगेन लैंग्वेज अच्छी यूज करनी है। एमसीक्यूज डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे क्योंकि हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे हम हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और बहुत अच्छे मार्क्स हमको लेकर के आना है और हमें पास होना है, ये मोटिवेशन हमें पूरे पेपर्स के बीच में रखना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, थैंक यू फॉर नाउ।